हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आ चुके हैं एक और नया ब्रांड न्यू मानव सीरीज, जिसकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जाता है जिसका नाम तियानियन कॉन्टिनेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत होती है। यहाँ जिसके पास कल्टीवेशन की पावर है वही राजा है, और जो कमजोर है उसे हर कदम पर कुचला जाता है। ये दुनिया का सीधा सा नियम है, या तो शिकारी बनो या फिर शिकार हो जाओ। इसी कॉन्टिनेंट में एक शहर है स्काई स्वॉर्ड सिटी, और इस शहर के अंदर मौजूद है एक बहुत ही मशहूर सेक्ट जिसका नाम ब्लू क्लाउड सेक्ट है। इस सेक्ट में 10,000 से भी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स ट्रेनिंग करते हैं, जो एक से बढ़कर एक पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंदर देखते हैं। चारों तरफ हलचल मची हुई होती है। डिसाइपल्स इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं और सामान ढो रहे होते हैं। एक डिसाइपल चिल्लाकर कहता है, अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, आज हमारे सेक्ट में बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है। अगर कोई भी काम डिले हुआ तो इसे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसे झेल नहीं पाओगे। तभी दो डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है, यार सुना है आज हमारी एल्डेस्ट लेडी युआनही की शादी ली फैमिली के यंग मास्टर से तय हो रही है। दूसरा नैनी से पूछता है, क्या ली फैमिली? वो तो स्काई स्वॉर्ड सिटी की सबसे खतरनाक और पावरफुल फैमिली में से एक है। अगर उसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया तो हमारे ब्लू क्लाउड से को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। पहला डिसाइपल गर्व से जवाब देता है, हाँ भाई तुमने सही कहा। ली फैमिली ने तो 1 महीने पहले ही किंग फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब किंग फैमिली का नामो निशान मिटने वाला है। तभी वो डिसाइपल किसी को और देता है और बोलता है कि आखिर वो कौन है। दूसरा डिसाइपल बोलता है कि वो तो किन्नान है, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, यानी एमसी की एंट्री होती है। उसका नाम किन्नान है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, सेठ के डिसाइपल उसे देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे ये देखो, ये तो किंग फैमिली का कचरा यंग मास्टर है। मुझे तो लगा था कि ये अपना शकल भी नहीं दिखाने का हिम्मत करेगा, लेकिन हमारा एमसी उन लोगों के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसका चेहरा एकदम से शांत रहता है, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो चुपचाप सीढ़ी चढ़कर ब्लू क्लोसेट के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। गेट पर पहुंचते ही वो एक गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं किंग फैमिली का यंग मास्टर किन्नन अपनी तलवार वापस लेने के लिए आया हूँ। उसकी आवाज सुनते ही गेट पर खड़े गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एक गार्ड घमंड में कहता है, ओ लड़के, दिखता नहीं है आज हमारे सेट में कितना बड़ा इवेंट चल रहा है। यहाँ बखेड़ा खाया करना बंद करो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मगर हमारा एमसी तो अपनी धुन में ही था। वो गार्ड को पूरी तरीके से इग्नोर करके अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। और एक गार्ड बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी वही जीनियस हो जो कि 16 साल की एज में बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे था? तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, तुम सिर्फ क्रिपल पर्सन हो जो कि अपनी कल्टीवेशन लॉस कर चुका है, और लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मार खानी ही पड़ेगी। इतना बोलकर वो गार्ड एमसी पर हमला कर देता है। एमसी बेचारा पहले से ही कमजोर था और इस हमले से वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से चिल्लाता है, मैं यंग मास्टर किन्नन हूँ जो कि यहाँ मैं अपनी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड लेने आया हूँ। बेहतर होगा कि तुम लोग चुपचाप मेरी तलवार वापस लौटा दो। दोस्तों, ये बर्निंग हेवन स्वॉर्ड एमसी के परिवार की आखिरी निशानी थी और वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लेना चाहता था, मगर वो बेरहम गार्ड्स उसकी एक बात नहीं सुनते। गुस्से में वो दोनों मिलकर एमसी पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, लगता है कि तू सच में मरना चाहता है। वो उसे इतना मारते हैं कि उसका मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। आसपास सभी खड़े लोग तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। एमसी दर्द से करा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई भी निशान नहीं था। वो अपनी बची खुची ताकत से उठ खड़ा होता है और कहता है, युआन है, बाहर आ जाओ, यहाँ मैं अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। मैं अपनी स्वॉर्ड लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये सुनकर गार्ड से गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो हम तेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे। इतना कहकर वो जैसे ही एमसी पर जानलेवा हमला करने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक तेज और अथॉरिटेटिव आवाज आती है, रुक जाओ। सबकी नजर उस आवाज की तरफ घूम जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ युआन ही खड़ी थी। वो बला की खूबसूरत थी और उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल उसकी तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। वहाँ देखो तो एल्डेस्ट लेडी युआन आ गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। युआन सीधा एमसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एमसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो घृणा से कहती है, किन्नन, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम अब एक कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की? फिर वो एक टूटी फूटी जंग लगी तलवार एमसी की तरफ फेंक देती है और कहती है, तुम यही लेने आए थे ना, ये लो अपनी कचरा तलवार और दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो तलवार एमसी के पैरों के पास आकर गिरती है। ये वही लड़की थी जिससे कभी एमसी की सगाई हुई थी। आज वो उसे सबके सामने जलील कर रही थी। एमसी का दिल टूट जाता है। वो दर्द भरी आंखों से युवाने को देखता है और कहता है, युवान है, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? आज से 10 साल पहले जब तुम्हारी फैमिली पर दुश्मनों ने हमला किया था, तब मेरे पिताजी ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना
ना तुम्हारी फैमिली को बचाया था, तुम्हारी फैमिली ने ही एहसान चुकाने के लिए हमारी सगाई करवाई थी और ये बर्निंग ह्यूमन स्वॉर्ड तुम्हें दी थी ताकि तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सको और आज आज तुम उसी एहसान का सिला दे रही हो। एमसी की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है, आज से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सुनकर युवाने अपना मुंह फेर लेती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उसका ये रिएक्शन देखकर एमसी पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी में दर्द और बेबसी भरी हुई थी। वो हंसते हंसते कहता है, याद रखना युवान, आज तुमने मेरे साथ जो किया है तुम्हें इसका 100 गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतना बोलकर एमसी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तभी एक तेज रफ्तार तलवार वो हवा को चीरती हुई आती है और सीधा एमसी की बर्निंग ह्यूमन स्वॉर्ड पर लगती है, जिसे तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एमसी गुस्से से उस दिशा में देखता है और चिल्लाता है, कौन है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। तभी वहाँ एंट्री होती है ली फेंग की। युवानी का नया मंगेतर। वो घमंड से हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम इस कचरा तलवार के लिए यहाँ आए थे, ये तो मेरा एक मामूली सा अटैक भी नहीं झेल पाई। एमसी अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े उठाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये उसकी फैमिली का आखिरी खजाना था जो आज उसकी आंखों के सामने तबाह हो गया था। ली फेंग उसे देखकर और भी जहरीली अंदाज में कहता है, मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया था, मुझे लगा था कि तुम सुसाइड कर लोगे, लेकिन तुम तो बड़े बेशर्म निकले, अभी तक जिंदा हो। खैर तुम्हारा दर्द तो अभी शुरू हुआ है, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी बचपन की मंगेतर से शादी करने वाला हूँ, फिर हम हर रात एक ही बिस्तर पर मजे करेंगे। सोचो तुम्हें कितना ज्यादा मजा आएगा ये चीज देखकर। एमसी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी तलवार लेने आया था, अब मेरा काम हो चुका है, आज से हम लोग दुश्मन हैं। उसकी जाने के बाद ली फेंग युवाने से पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं? युवाने ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये अब एक कीड़े से ज्यादा और कुछ नहीं है। और अपने मन में सोचती है, एक वक्त था जब मैं किंगडम को पसंद करती थी, लेकिन अब उसके पास न तो ताकत है और न कोई पावरफुल फैमिली। ली फेंग ही मेरे लिए सही है क्योंकि वो जल्दी फायर सेट का डिसाइपल बनने वाला है और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी जंगल से गुजर रहा था। वो अपनी टूटी तलवार को देखकर रो रहा था और कह रहा था, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी दी हुई आखिरी निशानी को भी नहीं बचा पाया। और दोस्तों यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही एमसी के आंसू तलवार के टुकड़े पर गिरते हैं, तलवार के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज आती है, एक मर्द होकर इस तरह से रो रहे हो, तुम्हें सब नहीं आ रही है। एमसी एकदम से चौंक जाता है। वो घबरा कर इधर उधर देखता है और कहता है, कौन है यहाँ पर, क्या कोई मुझे मारने के लिए आया है? तभी उस टूटी हुई तलवार के अंदर से एक बूढ़े आदमी का रूहानी शरीर बाहर आती है और वो और कोई नहीं बल्कि एमसी का एंसेस्टर था। वो एमसी से कहता है, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, आज से तुम मुझे मास्टर कहोगे। एमसी हैरानी से कहता है, क्या आप सच में मेरे एंसेस्टर हैं? मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं, बदतमीज लड़के, अपने पूर्वज को नाम से पुकार रहा है, चल जल्दी से मुझे मास्टर कहा। एमसी को अपने पिता की बातें याद आती है जिन्होंने बताया था कि उनके पूर्वज किंग तियान अपने समय के सबसे ताकतवर इंसान थे जो अचानक कहीं गायब हो गए थे। एमसी को अब समझ आता है कि उसके पूर्वज किसी वजह से इस तलवार के अंदर कैद हो गए थे। वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मास्टर, मैं किन्नन आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, किन्नन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है और एक लड़के ने तुम्हारा दिल भी तोड़ा था, लेकिन तुम हमारी किंग फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते हो। हमारी फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं बल्कि हमारे अंदर असुर ब्लड लाइन है जो खुद एक गॉड की ब्लड लाइन है। इसी वजह से हम इतने ताकतवर हुआ करते थे। इतना कहकर मास्टर अपनी उंगली से एक रोशनी निकालते हैं जिसमें से एक अविश्वसनीय मार्शल आर्ट स्किल दिखाई देती है। एमसी उसे देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है, ये तो हेवनली रैंक की नहीं बल्कि ये तो गॉड रैंक की है। मास्टर, ये आपके पास कहाँ से आई? मास्टर अपनी एनर्जी एमसी के अंदर डालते हुए कहते हैं, ये स्किल पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती थी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से ये ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ पाई। पर अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब सुप्रीम असुर ब्लड लाइन देने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर मास्टर अपनी सारी ताकत एमसी के अंदर डाल देते हैं। एमसी के शरीर के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है। मास्टर कहते हैं, बच्चे, मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को बदल दिया है, अब तुम्हारी मार्शल आर्ट की असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इतना कहकर मास्टर वापस तलवार में चले जाते हैं। एमसी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि ये कोई सपना था, लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर के अंदर की बेहिसाब ताकत को महसूस करता है तो वो खुशी से चिल्ला उठता है, नहीं, ये सपना नहीं था। वो अपनी एनर्जी को टेस्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसके चारों तरफ धूल का बवंडर उठने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी छाती पर बर्निंग हेमन स्वॉर्ड का एक निशान बन गया है। वो हैरान होकर अपनी तलवार को देखता है जो अब पूरी तरीके से जुड़ चुकी थी और पहले से भी खतरनाक लग रही थी। और एमसी बोलता है, अरे वाह, ये तो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। वो खुशी से चिल्लाता है और तलवार से हवा में एक अटैक करता है। उस एक अटैक से जमीन पर
पर एक गहरी दरार पड़ जाती है। एमसी अपनी ताकत को महसूस करके कहता है, वाह, मैं तो अब बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर पहुंच चुका हूँ और मेरी सारी चोटें भी पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। लेकिन उसे पता था कि ये काफी नहीं है। वो कहता है, मुझे ली फिंग और यूहानी से बदल लेने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये सोचकर वो दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी उसे पास के जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एमसी मन में सोचता है, लगता है कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो आवाज की दिशा में भागने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि ली फैमिली का एक डिसाइपल लीनिंग एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो लड़की जिसका नाम लीनिंग था उसे धमका रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं फायर आउट ऑफ स्टेट की डिसाइपल हूँ। अगर मेरे मास्टर को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीनिंग बेशर्मी से कहता है, तो क्या हुआ अगर तू फायर आउट ऑफ स्टेट की है तो? मेरी ली फैमिली बहुत ही पावरफुल है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चल अब चुपचाप मेरे पास आ जा, दोनों को बहुत मजा आएगा। लीनिंग डर कर पीछे हटती है और मन में सोचती है, नहीं, मैं इसके हाथों अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। ये सोचकर वो खुद को मारने के लिए एक खंजर निकाल लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती है, एमसी की बर्निंग हुई स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई आती है और लीनू के गाल पर एक हरा घाव बना देती है। लीनू गुस्से में चिल्लाता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में दखल देने की? तभी पेड़ों के ऊपर से हमारा एमसी इंटर करता है। लीनू घमंडी से कहता है, मैं ली फैमिली का तीसरा बेटा लीनू हूँ, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे सामने घुटने पे बैठकर माफी मांग। तभी लीनू रोते हुए एमसी से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। एमसी बड़े ही कूल अंदाज में उसके पास आ जाता है और पूछता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? लीनू गिड़गिड़ाती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, प्लीज मुझे बचा लो। एमसी मुस्कुराता है और गुरु की तरफ इशारा कर कर कहता है, ठीक है, इन सबको मारने के बदले मैं तुमसे 1000 सोने के सिक्का दूंगा, बोलो मंजूर है? ये सुनकर लीनिंग और लीनू दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लीनू हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? और वो एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उसके हमले से बच जाता है और लीनिंग से कहता है, अब तुम्हें 2000 सिक्के लगेंगे। लीनू अपनी पूरी तरीके से एक और अटैक कर देता है, लेकिन एमसी फिर से बच जाता है और कहता है, अब 3000 सिक्के लगेंगे। तभी लीनिंग चिल्लाकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 3000 सिक्के देने के लिए राजी हूँ, प्लीज इसे मार दो। ये सुनते ही एमसी की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो अपनी तलवार से एक ऐसा स्लैश मारता है कि लीनू दूर जाकर गिरता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लीनू मन में सोचता है, इसकी तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? एमसी अपना अगला अटैक तैयार करते हुए कहता है, ली फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। इतने कहकर वो एक ही अटैक में लीनू की गर्दन काट देता है। ये देखकर लीनू का नौकर डर के मारे कांपने लगता है और घुटनों पर गिराकर जान की भीख मांगने लगता है। एमसी उसे कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, और वो नौकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। एमसी की ये ताकत देखकर लीनिंग हैरान रह जाती है। वो सोच रही थी, इसने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, ये तो मेरे सेट की सबसे पावरफुल टेक्निक से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी एमसी उसके पास आ जाता है और अपने हाथ फैलाकर कहता है, लाओ मेरे 3000 सोने के सिक्के। लीनिंग एक बड़ा ही क्यूट सा और मासूम चेहरा बनाकर कहती है, वो मेरे पास तो अभी नहीं है। एमसी हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? लीनिंग घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। उसकी ये मासूमियत देखकर एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर वो लीनू की लाश के पास आ जाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है और कहता है, चलो देखिए इसके पास क्या क्या माल है। वो उसके कपड़े, पैसे सब कुछ लूट लेता है। ये देखकर लीनी हैरान होकर उसे घूरने लगती है। एमसी उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसा क्या देख रही हो, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? जब एमसी वहाँ से जाने लगता है तो वो लीनिंग से कहता है, सुनो, तुम आउटर सेट की डिसाइपल हो, अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया करो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही बेकार है। ये सुनकर लीनिंग को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाती है, बदतमीज कहीं के, ये मेरी कल्टीवेशन है, तुम्हें इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक एमसी वहाँ से जा चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड चाय पी रहे होते हैं। तभी उनका एक आदमी आकर बताता है कि प्रिंसेस लीनिंग वापस आ गई हैं। सिटी लॉर्ड खुशी से उछल पड़ते हैं। तभी लीनिंग अंदर आती है और अपने पिताजी के गले लग जाती है। वो अपने पिता को पूरी कहानी सुना देती है कि कैसे ली फैमिली के गुंडों ने उसे परेशान किया और कैसे एक रहस्यमयी लड़के ने उसकी जान बचाई। वो कहती है, पिताजी मैं चाहती हूँ कि आप ली फैमिली से मेरा बदला लें। ये सुनकर सिटी लॉर्ड को बहुत जो गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, ली फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की। फिर वो सोचते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो 10 साल से फायर सेक्टर में ट्रेनिंग कर रही थी, वो तो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए थी। फिर ली फैमिली का मामूली गुंडा उसे कैसे परेशान कर सकता है। लेकिन बात को टालते हुए कहती है, पिताजी आप पहले उस लड़के को ढूंढिए जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी उम्र 16 से 17 साल की होगी, भूरी आंखें थी और उसके हाथों में एक तलवार थी जिस पर फायर लोटस बना हुआ था। सिटी लॉर्ड सोचते हैं, फायर लोटस तलवार, 16-17 साल का लड़का, ये तो किन फैमिली का किन्नर लग रहा है। लेकिन मैंने तो सुना था कि उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है। लेकिन वो नहीं हो सकता है। वो अपनी
बेटी से कहता है, बेटा मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। फिर वापस एमसी पर आ जाता है। एमसी अपने किन फैमिली के मेंशन में वापस आ जाता है। गेट पर खड़े गार्ड्स उसे देखकर फिर से मजाक उड़ाते हैं, देखो ये कचरा वापस आ गया, लेकिन एमसी उन पर ध्यान नहीं देता। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था और जैसे ही मेंशन में पहुंचता है, उसके सामने किम वन आ जाता है, जो बोलता है कि ट्रेस, आज मैं तुम्हें अपने फादर के बिहाफ पे तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद एमसी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किम वन पे पहले हमला कर देता है और एक ही हमले में उसका एक बाजू काट देता है, जिसे देखकर किम वन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मेरा बाजू, किम, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन वापस आ गया और तुमने मेरे एक बाजू को काट दिया है, इसका बदला मेरे फादर जरूर लेंगे और तुम्हें मार देंगे। तभी एमसी जाते हुए पीछे मुड़कर कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है। और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही वो मेंशन के मेन हॉल में घुसता है, वो देखता है कि एक एल्डर जो हमेशा से एमसी के परिवार से जलता आया है, अब उसके पिताजी के गद्दी पर विराजमान है। उसकी आंखों में सत्ता का नशा और अहंकार साफ झलक रहा था। वो एमसी को देखकर व्यंग्यमत हंसी हंसता है और कहता है, तो तुम आ ही गए, क्या तुम हमारे हाथों से अपनी मौत चाहते हो? इससे पहले कि हमारा एमसी से कोई करारा जवाब दे पाता, वहाँ से एक गार्ड हाँफते हुए अंदर आता है। उसकी सांसें फूल रही होती हैं और चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है, एल्डर, बहुत ही बुरी खबर है, किन्नर ने आपके बेटे का बाजू काट दिया है और डॉक्टर ने बोला है कि उसका बाजू हिल नहीं किया जा सकता है। ये सुनने के साथ ही उस एल्डर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, उसका चेहरा तमतमा जाता है और वो अपनी गद्दी से खड़ा होकर गरजता है कि किन्नर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब इसका सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एल्डर गुस्से में आग बबूला होकर अपने आदमियों को हुक्म देता है, पकड़ लो इसे, ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। हुक्म मिलते ही दर्जनों गार्ड्स अपनी तलवार निकाल एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि वो किसी मामूली लड़के से नहीं बल्कि एक जाग चुके शेर से पंगा ले रहा है। एमसी के चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो बस एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऑरा को बाहर निकालता है। एक ही पल में हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो सभी घास पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए डूब जा गिरते हैं। उसकी तलवार और ढालों चारों तरफ से बिखर जाती है। ये नजारा देखकर वो एल्डर हक्का बक्का रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने मन में कांपते हुए सोचता है कि एक मिनट, कहीं इसने तो अपनी कल्टीवेशन दोबारा से हासिल तो नहीं कर ली है ना? लेकिन ये तो नामुमकिन है, कोई अपनी खोई हुई कल्टीवेशन कैसे वापस कर सकता है? वो अभी इन सवालों में उलझा ही हुआ होता है कि तभी एमसी अपनी धड़कती हुई तलवार बन्नी हेवन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तलवार की गर्मी से कमरे का तापमान बढ़ जाता है और उसकी चमक से एल्डर की आंखें चौंधिया जाती हैं। एमसी अपनी तलवार एल्डर की तरफ करते हुए ठंडी और मजबूती आवाज में कहता है, एल्डर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी की गद्दी पर बैठने की? क्या तुम परिवार के नियम भूल चुके हो? इस गद्दी पर बैठने के लिए सभी एल्डर्स और पुराने लीडर्स की इजाजत जरूरी होती है। तुमने बिना किसी अनुमति के इस सिंहासन को अपवित्र किया है, तुमने परिवार के नियमों को तोड़ा है और इस गुनाह की सजा सिर्फ एक है, मौत। एमसी की ये बातें सुनकर एल्डर का घमंड फिर से जाग उठता है। वो जोर से हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगे? जरा अपने चारों तरफ तो देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे वफादार हैं। इतना कहकर वो अपने बचे हुए खास लड़कों को एमसी पर हमला करने के लिए आदेश दे देता है। वो लड़के किसी भूखे भेड़ों की तरह एमसी पर झपट पड़ते हैं, लेकिन एमसी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा हो। वो शांति आवाज में कहता है, ठीक है, तो पहले तुम लोगों की बारी है। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार से एक ऐसी शक्तिशाली हमला करता है। वो हमला इतना ज्यादा तेज और विनाशकारी था कि उन लड़कों को समझने का भी मौका नहीं मिलता और वो एक ही स्लैश में वहाँ पर गिर कर मारे जाते हैं। अब तो एल्डर का खून सूख गया था। वो कांपती हुई आवाज में अपने मन में बड़बड़ाता है, इसने सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को ही वापस नहीं पाई है, बल्कि ये अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर ब्रेकथ्रू कर चुका है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 6ठे लेवल पर हूँ, ये मुझे कभी भी नहीं हरा सकता है। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज का कंपन उसका डर साफ बयां कर रही थी। एमसी अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी तलवार की नोक सीधे एल्डर के दिल की तरफ होती है। वो कहता है, अब तुम्हारी बारी है। एल्डर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा इतरा रहे हो, मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। यह कहकर वो एल्डर अपनी तलवार से एमसी पर जोरदार हमला कर देता है। मगर दोस्तों, अब आएगा असली मजा। एमसी बड़ी आसानी से जैसे कोई मक्खी हटा रहा हो उसके हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है। ये देखकर एल्डर की आंखें सदमे में चली जाती है। वो सोचता है कि नहीं, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। वो अभी यह सोच ही रहा होता है कि एमसी एक पलटवार करता है, दोनों की तलवारें टकराती है और एक जोरदार खटाक सी आवाज आती है। एल्डर की तलवार 2 टुकड़ों में बिखर जाती है। एल्डर अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर चीखता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? एमसी मुस्कुराता है और कहता है, तुम शायद भूल गए हो, ये बर्निंग हेवन स्वॉर्ड है, हमारे पूर्वज की छोड़ी हुई एक दिव्य तलवार। तुम्हारी मामूली तलवार इसके सामने कैसे टिक सकती है? हार मानने की बजाय एल्डर
और भी ज्यादा बौखला उठता है। वो अपनी टूटी तलवार फेंक कर चिल्लाता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास अच्छी तलवार है तो? कल्टीवेशन के लेवल में मैं तुमसे अभी भी ऊपर हूँ। वो निहत्थे एमसी पर हमला करने के लिए दौड़ उठता है, लेकिन एमसी पूरी तरीके से तैयार था। वो कहता है आज तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। दोनों की शक्तियां आपस में टकराती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पूरा हॉल कांप उठता है। एल्डर एमसी की ताकत के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और धमाके की लहर से कई फुट दूर जाकर गिरता है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। वो घबराते हुए किन्नन से पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने शक्तिशाली। इतना कहते कहते उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देता है। उसे मारने के बाद एमसी एक गहरे सा सांस लेता है और उसकी लाश को देखते हुए कहता है, चलो परिवार के एक कचरा तो साफ हुआ, अब धीरे धीरे बाकी सबको भी ठिकाना लगाना होगा। सीन कट होता है और हमारा हीरो अपने पिता के कमरे में पहुंचता है। उसके पिता बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटे हुए थे। एमसी उनके पास जाकर कहता है, पिताजी मैं वापस आ गया हूँ और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। मैंने उस धोखेबाज एल्डर को मार दिया है। यह सुनकर उसके पिताजी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो खुशी से अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम अपनी कल्टीवेशन वापस तो नहीं पा लिए हो? एमसी एक स्टाइलिश पोज मारते हुए कहता है, हाँ पिताजी मेरी कल्टीवेशन वापस आ गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें लेवल पर हूँ। मेरी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनकर उसके पिता की आंखों से खुशी की आंसू झलक पड़ते हैं। वो कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मुझे बस यही चिंता थी कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर एमसी भावुक हो जाता है। वो पूछता है, पिताजी क्या कोई ऐसा तरीका तो होगा ही जिससे आपकी कल्टीवेशन दोबारा से ठीक किया जा सके? उसके पिता उदास होकर कहते हैं, नहीं बेटा अब कोई तरीका नहीं है, मेरे मेरिडियन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। ये सुनकर एमसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे याद है जब मेरे मास्टर मेरे अंदर ब्रेलिन को डाल रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ एल्केमी की तकनीकें भी दी थी और वो कोई मामूली तकनीकें नहीं थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। मुझे यकीन है कि मैं उन तकनीकों का इस्तेमाल करके कोई ऐसा चमत्कारिक गोली बना सकता हूँ जिससे पिता की कल्टीवेशन दोबारा से ठीक हो जाए। ये ख्याल आते ही एमसी का चेहरा खिल उठता है। वो खुशी से अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे एक ऐसी गोली के बारे में पता है जिससे आपकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ समय देना होगा। तब तक आप परिवार को संभालिए, मैं उस गोली का इंतजाम करके आता हूँ। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। एमसी अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसके पिता अपने मन में सोचते हैं, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे यकीन है कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन अब ठीक नहीं हो सकी है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से मेरे बेटा खुद को कोई तकलीफ न दे। दूसरी तरफ एमसी अपने कमरे में पहुंचकर यूजन बनाने लगता है। वो सोचता है कि उस गोली को बनाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले ड्रैगन रूट कोर, दूसरा समर फ्लावर ग्रास और तीसरा ट्रिपल रूट। इन तीनों को मिलाकर मैं वो गोली बना सकता हूँ। ये तीनों चीजें ये शहर के बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। ये सोचकर हमारा हीरो शहर के मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। बाजार में पहुंचकर उसकी रौनक देखकर खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मानना पड़ेगा शहर का बाजार सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो उन जड़ी बूटियों को ढूंढते ढूंढते एक दुकान पर पहुंचता है। वो दुकानदार से उन तीनों चीजों के बारे में पूछता है। दुकान का बूढ़ा मालिक कहता है, बेटा ये तो 3 जड़ी बूटियां बहुत ही दुर्लभ है, मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हें यहाँ पे मिल पाएगी। इसके लिए तुम्हें शहर के सबसे बड़े मेडिसिन स्टोर पर जाना होगा, वहाँ तुम्हें ये जरूर मिल जाएंगे। मालिक की बातें मानकर एमसी उस मेडिसिन स्टोर पर पहुंच जाता है। अंदर काफी भीड़ होता है। तभी स्टोर का मालिक उसके पास आता है और बड़ी विनम्रता से पूछता है, यंग मास्टर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एमसी कहता है, मुझे ट्रिपल रूट चाहिए, क्या वो यहाँ पर मिल सकती है? मालिक कहता है, यानी कि मैनेजर ही होता है। वो कहता है, हाँ मिल तो जाएगी, लेकिन एक ट्रिपल रूट की कीमत 10,000 युआन दाम है। ये सुनकर एमसी के होश उड़ जाता है। वो अपने मन में हिसाब लगाता है, मुझे 3 ट्रिपल रूट ग्रास चाहिए, लेकिन मेरे पास 12,000 युआन है, इसका मतलब मुझे भाव ताव करना पड़ेगा। एमसी हंसते हुए मालिक से कहता है, क्या कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता है? मालिक कहता है, सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा। एमसी अपनी 12,000 युआन उसके सामने रखते हुए मासूमियत से कहता है, मेरे पास कुल इतने ही पैसे हैं और मुझे 3 ट्रिपल रूट चाहिए, प्लीज क्या आप मुझे दे सकते हो? मालिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, चूंकि तुम पहली बार हमारी दुकान पर आए हो तो मैं तुम्हें 12,000 में दे दूंगा, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा कंजूस है। एमसी उसकी बातों सुनकर मुस्कुरा देता है। उसकी 2 चीजें तो पहले से ही मिल चुकी हुई थी, अब तीसरी भी मिल गई, अब बस उसे गोली बनाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। एमसी अभी यह सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिन फैमिली का बिगड़ैला शहजादा आ जाता है जिसका नाम लिन जुआ होता है। वो आते ही रोब झाड़ते हुए दुकान के मालिक से कहता है, मैं इन ट्रिपल रूट के बदले में तुम्हें 30,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे दे दो। 30,000 युआन का नाम सुनते ही दुकान का मालिक की नीयत बिगड़ जाती है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। वो खुशी से कहता है, अरे मास्टर लिन, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी दुकान पर आए हो। अगर
अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एमसी उसे रोकता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही पैसा दे चुका हूँ, तो फिर तुम ये क्यों दे रहे हो? वो मैनेजर एमसी का हाथ झटकाते हुए कहता है, जरा खुद को देखो, तुम कितने गरीब हो। तुम्हारे पास तो 30,000 युआन भी नहीं, तुम बस पैसे कम कराने में लगे थे, जो कि मास्टर लिन मुझे मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। तभी लिन जुआन एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये तो नंबर 1 ट्रैश है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इन जड़ी बूटियों की मदद से दाव बनाकर अपनी कोई कल्टीवेशन को वापस ले लोगे? अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि तुम अपनी कल्टीवेशन कभी वापस नहीं पा पाओगे। एमसी उसके हाथों को झटकते हुए शांत भाव में पूछता है, क्या तुम इतने यकीन से कह सकते हो कि मेरी कल्टीवेशन नष्ट हो चुकी है? लिंजो उसके करीब आकर फुसफुसाता है, हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने तुम्हारी कल्टीवेशन अपने हाथों से बर्बाद की थी, और अब तो वैसे भी वो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत से शादी करने वाले हैं, जिसके बाद वो उसके साथ रोज मजे करेंगे। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि अपनी कंडीशन वापस पाकर उसे छुड़ा लोगे? बेकार में कोशिश मत करना, क्योंकि वो खुद मेरे भाई से शादी करना चाहती है। एमसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये जानकर काफी हैरान हूँ कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैमिली में कोई अल्केमिस्ट भी होगा। अल्केमिस्ट तो कल्टीवेटर से भी ज्यादा दुर्लभ होते हैं, और अल्केमिस्ट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तभी लिन घमंडी से छाती चौड़ी कर कहता है, हाँ मैं एक फर्स्ट ईयर का अल्केमिस्ट हूँ, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फर्स्ट ईयर अल्केमिस्ट का नाम सुनकर दुकान का मालिक और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लिन जो की चायपूसी करते हुए कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि आप फर्स्ट ईयर अल्केमिस्ट है। मास्टर जी प्लीज मेरी ये ट्रिपल रूट ग्रास स्वीकार कीजिए। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि एक अल्केमिस्ट खुद चलकर मेरे दुकान पर आया है। ये सब देखकर एमसी को हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, अल्केमिस्ट के तो 10 लेवल होते हैं, और ये सिर्फ पहले लेवल का अल्केमिस्ट होकर इतना इतरा रहा है। सच में इसके लिए ये काफी बेशर्मी की बात है। एमसी को यूं मुस्कुराते हुए देखकर लिन जियो को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम खुद को बड़ा समझने लगे हो जो मेरे ऊपर इस तरह से हंस रहे हो? एमसी कहता है, जब तुमने कहा कि तुम एक अल्केमिस्ट हो तो मुझे लगा कि तुम कम से कम सेकंड ईयर के तो हो गए ही, लेकिन तुम तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के अल्केमिस्ट हो। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि तुम इतना इतरा रहे हो? ये सुनकर लिन जियो तिलमिला उठता है। वो चुनौती देते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ में मुकाबला क्यों नहीं करते? अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। और दोस्तों जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। वो लड़की आगे बढ़कर कहती है, मेरा नाम किंग वान है। मैं तुम लोगों की बातें सुनी तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम दोनों की जज बन जाऊँ तो? एमसी उसे देखकर पूछता है, और अब तुम कौन हो? तभी दुकान का मालिक एमसी को डांटते हुए कहता है, बच्चे तमीज से बात करो, ये मिस किंग वान है, इस शहर की सबसे बड़ी अल्केमिस्ट। पूरे शहर में जितनी भी दवाइयाँ सप्लाई की जाती हैं वे सब इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। ये सुनकर एमसी किंग वान से माफी मांगता है। किंग वान मुस्कुराकर कहती है, माफी की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारा मुकाबला शुरू करते हैं। वो उन दोनों को एक खास कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो नियम समझाते हुए बोलती है कि नियम बिल्कुल आसान है, तुम दोनों को दिए गए समय के अंदर 3 गोलियां बनानी होगी। जिसकी गोली की क्वालिटी बेहतर होगी वही ये मुकाबला जीत जाएगा। लिन जुआन एमसी पर तंज कसते हुए बोलता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कुछ समय पहले ही 3 गोलियों को एक साथ बनाना सिखाया है, और मैं उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छे तरीके से रख सकता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। किंग वन दोनों को मुकाबला शुरू करने का इशारा देती है। लिन जुआन तुरंत काम पर लग जाता है, लेकिन एमसी वहीं पर ही खड़ा रहता है। वो अपने सामने रखी हुई जड़ी बूटियों को जांचता है और अपने मन में सोचता है, मैंने इससे पहले कभी गोली नहीं बनाई है, लेकिन जैसे जैसे किताब में लिखा गया था मैं वैसा वैसा ही करूंगा। ये सोचकर एमसी भी जड़ी बूटियों को भट्टी में डालना शुरू कर देता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उन्हें ठीक से रिफाइन नहीं कर पाता और भट्टी में एक छोटा सा धमाका हो जाता है। ये देखकर लिन जुआन जोर जोर से हंसने लगता है, जरा देखो तो ये मेरे साथ मुकाबला करने आया था, लेकिन इसे तो ठीक से आग भी लगाना नहीं आया था। एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगता है। वो सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी कर दी है, पहले मुझे ध्यान से एकाग्र होना होगा। अब मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता, वरना मैं ये मुकाबला हार जाऊंगा। और उसे ऐसे ध्यान में बैठा देखकर किंग वन कहती है, यंग मास्टर किंग नन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, आप जी भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस समय खत्म होने से पहले आप काम को पूरा कर लेना। तभी एमसी आंखें खोलता है और लिन से कहता है, इस तरह मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना हम एक शर्त लगाए, हम दोनों में से जो भी आज ये मुकाबला हारेगा, जीतने वाला उसके दोनों हाथ और दोनों पैर को तोड़ देगा। वो मंजूर है? लिन जॉन हंसते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी की बात है, चलो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तभी किंग वन बीच में बोलती है, अगर तुम दोनों शर्त लगा ही रहे हो तो कैसा रहेगा अगर मैं भी तुम्हारी शर्त में शामिल हो जाऊं? तो वो एक खास भट्टी और एक स्पेशल रिंग मंगवाती है और कहती है, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वो ये भट्टी
भट्टी और स्पेशल रिंग लेकर चला जाएगा और जो हारेगा वो मुझे 5,000 युआन देगा। लिंजन खुशी से कहता है, मिस किंग वन, आप सच में काफी दिलचस्प हैं। इन दोनों चीजों को तैयार रखिए क्योंकि जीतने के बाद मैं ही इन्हें लेकर जाऊंगा। इतना कहकर लिंजन अपनी पील रिफाइनिंग पूरी कर लेता है। वो बड़ी सफाई से 3 गोलियां बना लेता है। वो गर्व से कहता है, मेरी 3 गोलियां 80% शुद्ध है, तुम चाहो तो जांच कर सकते हो। किंग गोलियों को जांचती है और पुष्टि करती है, हाँ इसने सही कहा, इसकी गोलियां 80% शुद्ध है। सबकी नजरें अब एमसी पर ही थी। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार मेरी गोलियां भी तैयार हो गई हैं। इतने कहते ही वो भट्टी से अपनी गोलियां निकालता है। उसी गोलियां देखने में बहुत ही चमकदार और खास लग रही थी। एमसी उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी ये 3 गोलियां हाई ग्रेड की है। हाई ग्रेड का नाम सुनते ही लिंजन और दुकान के मालिक दोनों के होश उड़ जाते हैं। किंग वन भी हैरान रह जाता है। वो गोलियों को जांचती है और हैरान होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने सच में हाई ग्रेड की गोलियां बनाई हैं। वो मन ही मन सोचती है कि एक अल्केमिस्ट मास्टर को भी हाई ग्रेड की गोली बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन इसने तो बड़ी आसानी से ही बना दी। ये लड़का सच में बहुत ही टैलेंटेड है। लिंजन को यकीन नहीं होता। वो गोलियां छीनकर खुद जांचने लगता है। जैसे ही वो गोलियों को जांचता है तो वो एकदम से चीख पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसने जरूर कोई चीटिंग की होगी। हाई ग्रेड की गोली बनाना इतना आसान भी नहीं है। ये जरूर पहले से ही हाई ग्रेड की गोलियां लेकर आया होगा और जब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो तब ये भट्टी में डाल दी होगी। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं दोबारा से तुम्हारे सामने गोलियां बना देता हूँ। इतना कहकर एमसी फिर से काम में लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, इस पर गोली बनाने में मेरे लिए पिछली बार से ज्यादा आसान होने वाला है। जैसे जैसे मैं गोलियां बना रहा हूँ ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान होता जा रहा है। और देखते ही देखते एमसी दोबारा से गोलियां बना लेता है, लेकिन इस बार जो गोलियां बनती हैं वो पहले से भी काफी ज्यादा बेहतर होती हैं और चमकदार भी। लिंजन कांपते हुए हाथों से लेकर उस गोली को जांचता है और उसकी आंखें सदमे से भर जाती हैं। वो चिल्लाता है, ये तो एक परफेक्ट पील है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे मास्टर ने बताया था कि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो परफेक्ट पील बना सकते हैं। परफेक्ट पील बनाना हर एक एल्केमिस्ट का सपना होता है। इसने एक परफेक्ट पील कैसे बना दी है? ये सदमा लिंजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में पागल हो जाता है और एमसी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एमसी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी किंग वन बिजली की रफ्तार में एमसी के सामने आती है। वो एक शील्ड बनाती है और लिंजन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एल्केमिस्ट की पवित्र जगह पर हमला करने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? इतना कहकर किंग वन अपनी शक्ति से लिंजन पर एक जोरदार हमला करती है। हमला सीधे जाकर लिंजन को लगता है और वो बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाकर गिरता है। और वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि ये कोई मामूली लड़की है, लेकिन ये तो बहुत ही पावरफुल है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। वो अभी यह सोच ही रहा होता है कि एमसी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें हमारी शर्तें याद होगी, जो हारेगा उसके दोनों हाथ और दोनों पैर को तोड़ दिया जाएगा। इतना कहकर एमसी उसके एक पैर पर जोर से लात मारता है और उसकी हड्डी टूटने की दर्दनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। लिंजन दर्द से चीख ही रहा होता है कि तभी एमसी रुकता नहीं है। वो उसके दूसरे पैर और दोनों हाथों को भी तोड़ देता है। लिंजन दर्द से तड़प उठता है। आखिर में एमसी उसे एक जोरदार लात मारकर दीवार से टकरा देता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एमसी की ऐसी क्रूरता और पावर देखकर किंग वन मन ही मन सोचती है, ये इंसान सच में बहुत ही शक्तिशाली है, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, मुझे इसे अपने स्वॉर्ड अलायंस में भर्ती कर लेना चाहिए। दुकान का मालिक कांपते हुए एमसी को वो 3 ट्रिपल रूट ग्रास देते हुए कहता है, आप ही इन्हें रख लीजिए क्योंकि आप सच में बहुत ही महान अल्केमिस्ट हैं। एमसी उन्हें ले लेता है। तभी किंग वन एमसी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरी स्वॉर्ड अलायंस को ज्वाइन करो। तुम एक परफेक्ट पिल बनाने वाले अल्केमिस्ट हो। अगर तुम्हारी बनाई पिल बाजार में उतरती है तो इससे हम दोनों को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। एमसी कहता है, मैं तुम्हारी अलायंस को अभी के लिए फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है। किंग वन बोलती है कि मैं तुम्हारी परिवार की हालत के बारे में जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये सब लिन फैमिली की वजह से हुआ है। लिन फैमिली की ताकत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बाजार में अपनी गोलियों को बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर तुमने मेरी अलायंस को ज्वाइन कर ली तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, जिससे लिन फैमिली भी कमजोर पड़ जाएगी और मैं तुम्हारे फैमिली को जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक सपोर्ट करूंगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, ये एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई मना नहीं कर सकता है। एमसी कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। वो सारा सामान अपनी स्पेशल रिंग में रखता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे कल मिलूंगा। किंग वन बोलती है, हाँ, तुम्हें कल जरूर आना होगा क्योंकि हम दोनों को साथ में सिटी लॉर्ड के महल में जाकर तुम्हें एक ऑफिशियल अल्केमिस्ट घोषित करवाना होगा। उसके बिना तुम अपनी गोलियां बनाकर नहीं बेच सकते हो। एमसी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुकान का मालिक किंग वन से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसे हायर करना चाहिए, मैंने सुना है कि इसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। किंग वन हंसते हुए कहती है, तुम्हें गलत खबर मिली है। अगर मैं इसकी कल्टीवेशन की बात करूँ तो ये बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर है और इसके साथ ही
ये एक परफेक्ट पीठ बनाने वाला जीनियस है। ऐसे टैलेंट को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। सीन बदलता है और हम एमसी को उसके घर पाते हैं। वो अपने पिता के लिए गोली बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो सभी जोड़ी वीडियो को भट्टी में डालता है और साथ ही अपनी खास डिवाइन लाइट की ऊर्जा को भी इस्तेमाल करता है ताकि गोली की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जैसे ही वो अपनी ऊर्जा डालता है, भट्टी से एक तेज रोशनी और जबरदस्त एनर्जी निकलती है। कुछ ही देर में गोली पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। एमसी खुश होकर चिल्लाता है, आखिरकार मैं इस गोली को बनाने में सफल हो गया। वो गोली लेकर भागते हुए अपने पिता के कमरे में जाता है और कहता है, पिताजी आप कहाँ पर हैं? देखिए मैंने ये गोली बना ली है। वो गोली अपने पिता के सामने रखते हुए कहता है, पिताजी इस गोली को मैं आपके लिए बनाया हूँ। इसे खाने से आपकी कंडीशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। उस चमत्कार गोली को देखकर उसके पिता भी हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या सच में तुमने इस गोली को बनाया है? एमसी पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, पिताजी आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, प्लीज जल्दी इसे खा लीजिए। उसके पिताजी खुश होकर उस गोली को खा लेते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, जैसे ही मैंने इस गोली को खाया मैं अपने शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे टूटे हुए मेरिडियन दोबारा से जुड़ना शुरू हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरा बेटा इतने ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अपने पिता को ठीक देखकर एमसी मन ही मन कसम खाता है, पिताजी एक बार आपकी कल्टीवेशन ठीक हो जाए, उसके बाद देखना जिन लोगों ने भी हमारे साथ गलत किया था मैं उन सभी को चुन चुन कर मारूंगा। और दोस्तों, जहाँ एक तरफ खुशियाँ थी वहीं दूसरी तरफ मातम पसरने वाला था। सीन कट होकर लिन फैमिली के हेडक्वार्टर पर आ जाता है। एक नौकर भागते हुए आता है और बताता है कि उनके छोटे बेटे लिनो की लाश जंगल में मिली है, किसी ने उसे मार दिया है। ये सुनकर लिन फैमिली का हेड गुस्से से पागल हो जाता है। तभी एक और गार्ड भागते हुए आता है और बताता है कि बड़े बेटे लिन जो पर हमला हुआ है और किसी ने उसके दोनों हाथ दोनों पैर को तोड़ दिया है और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि किन्नन है। ये सुनकर तो जैसे ही पूरे परिवार में बिजली गिर गई हो। लिन फैमिली का हेड गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए बोलता है कि इसका मतलब किन्नन ने अपनी कल्टीवेशन वापस हासिल कर ली है, लेकिन किसने उसकी मदद की है? वो अपने आदमियों को तैयार होने का हुक्म देता है और किन्नन के परिवार पर हमला करने के लिए निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका बड़ा बेटा लिन फैन उसे रोकता है। वो कहता है, पिताजी आपको हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम किन्नन को भी खत्म कर सकते हैं। हम यूथ अलायंस के एसोसिएशन को उसे मारने की सुपारी दे सकते हैं, इससे हमारा नाम भी नहीं आएगा और सांप भी मर जाएगा। लिन फैमिली का हेड सोचता है कि कुछ ही दिनों में लिन फैमिली की शादी है, इसलिए वो कोई हंगामा नहीं करना चाहता। वो अपने बेटे की बात मान लेता है और किन्नन को मारने के लिए एसोसिएशन को भेजने की इजाजत दे देता है। अब कहानी आखिरी हिस्से पर आता है। एमसी एक जंगल में अपनी असुर स्वर टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो दूसरे मूव को सीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तभी उसके मास्टर की फ्लोर से बाहर आती है और कहती है, बच्चे असुर स्वर टेक्निक को सीखना इतना भी आसान नहीं है, इसके दूसरे मूव को सीखने के लिए तुम्हें इसे ब्लड पिलाना होगा। एमसी हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? क्या मुझे लोगों को मारना पड़ेगा? मास्टर हंसते हुए कहते हैं, बेवकूफ लड़के, तुम जानवरों को भी मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल लोगों को मारने का ही क्यों आया? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? एमसी कहता है, हाँ 2 लोग हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। मास्टर खुश होकर कहते हैं, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे ही वंशज हो, चलो अब प्रैक्टिस करो। मास्टर वापस स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते चेतावनी देते हैं कि सावधान रहना, पीछे पेड़ के ऊपर एक एसेसियन जो है वो तुम्हें मारने के लिए आया है। एमसी तुरंत सावधान हो जाता है और जैसे ही एसेसियन उस पर हमला करता है, एमसी उसकी अपनी फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। एसेसियन एमसी की टेक्निक से हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुमने इतनी अच्छी फुटवर्क टेक्निक कहाँ से सीखी? एमसी कहता है, उसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? एसेसिन कहता है, मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बताने आया हूँ कि तुमने कुछ लोगों को बहुत ही नाराज कर दिया है और अब वो तुम्हारी मौत चाहते हैं। इतना कहकर वो एमसी पर हमला कर देता है। तभी एमसी उसके पीछे आ जाता है और कहता है, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमारा सीन चेंज होकर यूथ अलायंस पर आ जाता है, जहाँ पर लिंकिन फैंग यूथ अलायंस के प्रैक्टिस से बोल रहा होता है कि प्रैक्टिस वो एसेसिन स्ट्रॉन्ग तो है ना? प्रैक्टिस बोलता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफी पावरफुल टेक्निक भी है, जब वो अटैक करता है तो सिर्फ ब्लड ही देखने के लिए मिलता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी शांति से बस चेस खेलो और जब गेम खत्म हो जाएगा तो मैं किन्नन का हेड तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। लिंकिन फैंग बोलता है, अच्छा है, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ किन्नन के हेड देखने के लिए। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी और एसेसिन के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं एमसी और उस एसेसिन के बीच में जानलेवा लड़ाई चल रही होती है। शॉट टकराती है और चिंगारियां निकल रही होती हैं और हवा में मौत की गंध उड़ रही होती है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये 2 वॉरियर्स के बीच में अस्तित्व की जंग थी। काफी देर तक चले इस घमासान युद्ध के बाद आखिरकार हमारा एमसी उस एसेसिन पर हावी हो जाता है और एक पलक झपकते ही एमसी की तलवार उस हत्यारे की गर्दन पर होती है और उसकी आंखों में एक ठंडी बेरहम चमक होती है। एमसी अपनी बर्फीली आवाज में गरजता है और बोलता है, सच सच बताओ, तुझे यहाँ पर किसने भेजा है? अगर तूने मुंह नहीं खोला तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तू कभी सोचा
सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो असैसिन भी अपनी जीत का पक्का था। वो घमंडी से कहता है, हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने मालिक का नाम कभी भी नहीं बताएंगे। तू चाहे तो मुझे मार दे। यह सुनकर एमसी के दिमाग में खतरनाक ख्याल आता है। वो मन ही मन सोचता है, जब मुझे असुरा की ब्लड लाइन मिली थी तो उसके साथ एक ऐसी सोल टेक्निक भी मिली थी जो किसी की आत्मा को तड़पा सकती है। लगता है कि अब इसे आजमाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर देगा। एमसी अपनी आंखों को बंद करता है, अपनी सारी एनर्जी को उस सोल टेक्निक में केंद्रित करता है। अचानक उस असैसिन को महसूस होता है कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। उसकी दुनिया बदल जाती है और वो खुद को एक भयानक नारकीय जगह पर पाता है, जहाँ उसके सामने एक विशालकाय डेविल खड़ा हुआ था। वो डेविल उस असैसिन को किसी खिलौने की तरह तड़पाने लगता है। हम देखते हैं कि असैसिन दर्द से चीख रहा होता है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे करके गलने लगता है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर शैतान भी कांप जाए। इस असहनीय दर्द और खौफ के आगे असैसिन का घमंड पल भर में ही टूट जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज इसे रोको, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे लू ताई ने भेजा है, जो कि यूथ आइलैंड्स का ब्रिटिश है। उसने मुझे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म करने का आदेश दिया था। सच्चाई सामने आते ही एमसी की आंखों में एक खतरनाक ज्वाला भड़क उठता है। उसे मारने वालों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। एमसी उस असैसिन को वहीं पर ही खत्म कर देता और कहता है, वैसे भी मुझे मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब जब मुझे भेजने वाले का नाम पता चल गया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ हमारा एमसी यूथ आइलैंड्स और उसकी फैमिली से बदल लेने की कसम खाकर सीधे उनके महल की ओर निकल पड़ता है। अब सीन बदलता है और अब हम एमसी को उसके कमरे में देखते हैं। वो जानता है कि आने वाली लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। वो खुद से कहता है, मुझे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके लिए मुझे कुछ पावरफुल मेडिसिनल पिल्स बनानी होगी। यह सोचकर वो तुरंत ही कुछ जरूरी जड़ी बूटियों और मटेरियल ले आता है। फिर वो अपनी वो जादुई भट्टी निकालता है जिसे उसने उस कंपटीशन में जीता था। कुछ ही पलों में एमसी पिल्स को रिफाइन करने का काम शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि भट्टी की आग में मटेरियल पिघल और रिफाइन होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर कड़ी मेहनत के बाद एमसी कुल 10 पिल्स रिफाइन कर लेता है, लेकिन जब वो जांचता है तो पता चलता है कि इनमें से सिर्फ 2 ही परफेक्ट पिल बनी है, बाकी 8 पिल बेकार थे। यह देखकर वो थोड़ा निराश हो जाता है और सोचता है, सिर्फ 2 परफेक्ट पिल्स, मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द मेरी लड़ाई यूथ आइलैंड्स के ब्रिटिश से होने वाली है। अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे एक बेहतरीन अल्केमिस्ट बनना होगा। और दोस्तों, जैसे ही एमसी यह सोच ही रहा होता है, सीन शिफ्ट होकर हमें उस फैमिली के अल्केमी रूम में ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि जो लिन फैमिली का यंग मास्टर है वो भी पिल्स रिफाइन कर रहा होता है। वो गर्व से कहता है, आखिरकार मैंने मिडिल क्लास की 6 पिल्स रिफाइन कर ही ली। जब ये मार्केट में जाएंगी तो तहलका मच जाएगा। तभी उसका भाई लिन कियांग वहाँ आ जाता है और खुश होते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, आप तो अल्केमी में काफी कमाल कर रहे हो। ये पिल्स तो मार्केट में आग लगा देंगी। तभी वो अपने भाई से कहता है, तुम्हें याद ही तो है ना, तुम्हें अल्केमी क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए जाना है। ध्यान रखना, तुम्हें हर हाल में क्वालिफिकेशन हासिल करना होगा। तुम हमारी फैमिली का नाम नीचे नहीं कर सकते हो। लिन पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। और रही बात हमारे दोनों भाइयों की, तो मुझे पता है कि किंगडम ने उसके साथ क्या किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराता है और कहता है, शाबाश, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मुझे यकीन है कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लिंकन भी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही लिंकन जाता है तो उसका मंगेतर वहाँ आ जाती है। गाइस, ये तो लड़की आपको याद ही होगी, वही जिसने एमसी को धोखा दिया था। वो लिन से पूछती है कि क्या आप उस किंगडम को मारने वाले हो। लिन उसे सबकी नजर से देखता है और पूछता है, तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, कहीं तुम्हें अब उस कचरे की परवाह तो नहीं हो रही है ना। यह सुनकर उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। वो कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं उस कचरे की चिंता क्यों करने लगी, वो मेरे लिए किसी कुड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं उसके साथ रहती तो मैं भी बर्बाद हो जाती। उसकी बातें सुनकर लिन मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी हमारी शादी होने वाली है और मैं इस शहर का अगला सिटी लॉर्ड भी बनने वाला हूँ। उसकी मंगेतर उसकी बातों से खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि लेकिन जब आप सिटी लॉर्ड बन जाओगे तो क्या आप मुझे भी फायर सेक्ट का डिसाइबल बनवाओगे। लिन उसके करीब आता है और रोमांटिक आवाज में कहता है, तुम तो मेरी होने वाली वाइफ हो, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा होगा, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इसी रोमांटिक सीन के साथ हम अगले दिन पर पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी किंग वन के साथ सिटी लॉर्ड के मेंशन की ओर जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर एमसी किंग वन से कहता है, क्या तुम जानती हो, ये सिटी लॉर्ड मेरे फादर के बचपन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब हमारी फैमिली पर बुरा वक्त आया तो उसने कभी पलटकर हमारी खैरियत तक नहीं पूछी, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, हाँ, जिस लड़की को मैंने जंगल में बचाया था उसका रिश्ता भी तो सिटी लॉर्ड के साथ था। किंगन उसे समझाते हुए कहती है, किंगन तुम्हें इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, ये दुनिया का दस्तूर है, लोग सिर्फ पावरफुल लोगों की ही कदर करते हैं, कमजोरों को कोई नहीं पूछता। लेकिन याद रखना, एक दिन जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो सिर्फ ये सिटी लॉर्ड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने
सामने झुकेगी। ये शब्द एमसी के दिल पर उतर जाते हैं और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी? इसी तरह बातें करते हुए वे तो जैसे ही मेहल के गेट के अंदर जाने लगते हैं तभी पीछे से एक आवाज उन्हें रोकती है। मैंने सोचा नहीं था कि मिस लेडी किंग वन भी आ जाएंगी। जब वो पलट कर देखते हैं तो सामने उसका भाई होता है जिसे पिछली बार हमने देखा था, और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि लुओटाई भी होता है। दोस्तों अब यहाँ पर माहौल गर्म होने वाला है। किंग वन भी उन्हें देखकर चौंक जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम ही हो यूथ अलायंस के पैराडाइज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। तभी लुओटाई की नजर एमसी पर पड़ती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो चिल्लाता है, किनन मैं जानता हूँ कि मेरे भाई को तूने ही मारा है और उसे अपाइज भी तूने ही किया है। मैं तुझसे दोनों का बदला लूंगा। इससे पहले कि वो एमसी पर हमला करता उसके साथ आए हुए लुओटाई उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है, यंग मास्टर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ किंग वन है और ये लड़की बहुत ही पावरफुल है, हमें इसे अकेले पकड़ने का मौका ढूंढना चाहिए। अभी तो ये बस बॉडी टेम्परिंग के चौथे लेवल पर है, हम इसे कभी भी मार सकते हैं। यह सुनकर उसका भाई शांत हो जाता है। फिर लुओटाई किंग वन से कहता है, हम दोनों यहाँ पर एक ही मकसद से आए हैं तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, चलो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर चलते हैं। किंग वन उसकी बातें सुनकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, लुओटाई तुम्हें पता होना चाहिए कि सिटी लॉर्ड साल में सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट को चुनता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अगले साल आना चाहिए क्योंकि इस साल का बैच तो किनन ही लेने वाला है। यह सुनकर रेड बाल वाले को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला उठता है कि तू खुद को समझती क्या है, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहती है? देखना इस साल का बैच मैं ही लेने वाला हूँ। इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाता लुओटाई फिर से उसे रोक लेता है और समझाता है, यंग मास्टर शांत हो जाओ, अगर हमने यहाँ पर कुछ भी किया तो सिटी लॉर्ड हमें बाहर निकाल देगा। अगर तुम बैच पाना चाहते हो तो तुम्हें शांत रहना होगा। और वो शांत होकर अंदर चले जाते हैं। अब सीन मेसन के अंदर आता है। हम देखते हैं कि एक गार्ड सिटी लॉर्ड को बताता है कि लुओटाई और लिन टियांग अल्केमिस्ट क्वालिफिकेशन के लिए आए हैं। सिटी लॉर्ड कहता है, ठीक है उन्हें इंतजार करने को कहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी उसकी बेटी निंग वहाँ आ जाती है और अपने पिता को थका हुआ देखकर पूछती है, पापा क्या हुआ, आप इतना थके हुए क्यों लग रहे हो? सिटी लॉर्ड जवाब देता है, हाँ बेटी पिछले 3 दिनों से इतना काम था कि मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर पाया। निंग अपने पिता से कहती है, पापा अगर आप थके हुए हो तो आप आराम कर लीजिए, उन लोगों का टेस्ट मैं ले लेती हूँ। यह सुनकर सिटी लॉर्ड एक मजाकिया चेहरा बनाता है और कहता है, क्या तुम सच में टेस्ट ले पाओगी? और अपने पिता का ऐसा रिएक्शन देखकर निंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कटु की तरफ फेस बनाकर कहती है, पापा क्या आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? सिटी लॉर्ड हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन पर पूरा यकीन है, मैं बस तुम्हें इन बाहरी लड़कों के सामने नहीं लाना चाहता था। ये लोग नियम तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो। लेकिन निंग अपनी बातें पर अड़ी रहती है। वो कहती है, पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों को आसानी से संभालूंगी, अब आप आराम कीजिए। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन वापस हमारे एमसी और उसके दुश्मन के ऊपर आ जाता है। लिन टियांग गुस्से में इंतजार करते हुए बड़बड़ा रहा होता है, ये सिटी लॉर्ड खुद समझता क्या है, हम इतनी देर से इसका इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया, लगता है कि इसे हमारी फैमिली की पावर दिखानी पड़ेगी। लुओटाई उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, यंग मास्टर हो सकता है कि सिटी लॉर्ड किसी जरूरी काम से फंस गए हों, वो आते ही होंगे। लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। वो चिल्लाता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? जाओ उसे बुला कर लाओ वरना मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर लुओटाई मन ही मन सोचता है कि इस लड़की की पर्सनालिटी सच में बहुत ज्यादा बेकार है, अगर ये ऐसी ही बकवास करता रहा तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी निंग वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर आकर सबसे माफी मांगती है, माफ कीजिए मेरी वजह से आप लोगों को इतने ज्यादा इंतजार करना पड़ा। उसे देखकर निंग टियांग कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की एग्जाम में कैसे हो सकती है। लेकिन उसकी गंदी नजरें उस लड़की पर टिकी ही रहती है और वो उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ में एक रात कमरे में गुजारो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो ये कितने ज्यादा नीचा आदमी है। उसकी इस बातों को सुनकर निंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उसे गुस्से से घूमती है। लेकिन बेशर्मी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लड़की मैं तुम्हें पैसा कमाने का मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ में चलती हो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। इससे पहले कि मामला और आगे बढ़ता लुओटाई उसे रोक लेता है और समझाता है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर एल्केमी क्वालिफिकेशन के टेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं, आपको एग्जामिनर की इज्जत करनी चाहिए वरना वो आपको फेल कर देगी और अगर आप फेल हो गए तो फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मजाक बनेगा। यह सुनकर लिन टियांग आखिरकार शांत हो जाता है। अब सब लोग एल्केमी रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही लिंग हमारे एमसी को पहचान लेती है और कहती है, अरे हाँ ये तो वही लड़का है जिसने मुझे जंगल में बचाया था। वो एमसी को देखकर कहती है, तुम तो वही हो जिसने मेरी कल्टीवेशन की बेइज्जती की थी। उस दिन तो मैं तुमसे बदला नहीं ले पाई थी लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एमसी उसे हंसते हुए जवाब देता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कल्टीवेशन सच में बहुत बेकार था। यह सुनकर नींग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाती है, तुम फिर से मेरी कल्टीवेशन की इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एमसी शांत भाव
से कहता है हम अपना मामला बाद में सुलझाएंगे, मैं अभी यहाँ पर एलटीवी क्वालिफिकेशन टेस्ट देने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम यहाँ की एग्जामिनर हो, तो क्या हम टेस्ट शुरू कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर नींद भी प्रोफेशनल एटीट्यूड में आ जाती है और एल्डरफेन को टेस्ट शुरू करने के आदेश दे देती है। एल्डरफेन सभी को नियम समझाते हैं, जैसे कि तुम जानते हो ये टेस्ट साल में सिर्फ एक बार होता है और इसमें केवल एक ही व्यक्ति पास हो सकता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें एक विन पिल रिफाइन करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें जड़ी बूटियों के 2 सेट दिए जाएंगे। टेस्ट शुरू होते ही लिंग यंग तुरंत ही पिल रिफाइन करना शुरू कर देता है और घमंडी से कहता है मैंने इस पिल की इतनी बार प्रैक्टिस की है कि इसे बनाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। और सच में वो दिए गए समय के अंदर ही अपनी पिल को रिफाइन कर लेता है। एल्डरफेन उसकी पिल को जांचता है और बताता है ये 40% प्योर है, यानी कि ये मिडिल ग्रेड की पिल है। ये देखकर लिंग कियांग एमसी के पास आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्यों किडनैप, क्या तुम पहले ही डर गए हो? तुमने तो अभी तक पिल रिफाइन करना शुरू भी नहीं किया, कहीं तुम इसे डर कर भागने तो नहीं वाले हो ना? एमसी शांत भाव से जवाब देता है विंड पिल को रिफाइन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर रिफाइन कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है क्या कहा 10 सेकंड? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो हंसते हुए कहता है घमंडी की भी हद होती है, इस पूरे शहर में कोई ऐसा नहीं है जो इतने कम समय में पिल रिफाइन कर सके। लेकिन एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और दोस्तों जो अब होता है वो इतिहास रचने वाला था। एमसी अपनी आंखें बंद करता है और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही पिल को रिफाइन करके सबके सामने रख देता है। वो कहता है लूट 10 सेकंड में तैयार हो गए। ये देखकर एल्डरफेन और लॉर्ड आई दोनों की होश उड़ जाते हैं। लॉर्ड आई कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने सिर्फ 10 सेकंड में पिल रिफाइन कर दी। लिंग कियांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे लगता है कि इसने जो पिल बनाई है वो पूरी तरीके से बेकार होगी, 10 सेकंड में पिल को ठीक से रिफाइन नहीं किया जा सकता है। एमसी अपनी पिल एल्डरफेन को जांचने के लिए देता है और जैसे ही एल्डरफेन पिल को जांचता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो 90% की क्वालिटी पिल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने इतने कम समय में इतनी बेहतरीन पिल बना दी। ये सुनकर निंग भी हैरान रह जाती है। वो सोचती है अगर मैं अपने फायर सेक की बात करूँ तो वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है जो कि 10 सेकंड में विन पिल को 90% प्योरिटी के साथ रिफाइन कर सके। क्या सच में किन्नर एक कचरा है जैसे कि लोग कहते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन लिंग कियांग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। वो एल्डरफेन के सामने जाकर चिल्लाता है मुझे बताओ तुम्हें किन्नर ने कितने पैसे दिए हैं ऐसी बातें करने के लिए? कोई भी इंसान 10 सेकंड में 90% प्योरिटी के साथ पिल नहीं बना सकता, जरूर इसने तुम्हें रिश्वत खिलाई होगी। उसकी इस बात को सुनकर एल्डरफेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो गुस्से से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बातें क्यों करने की? थप्पड़ खाकर लिंग कियांग पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है बुड्ढी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता लू ताई उसे रोक लेता है और एल्डर से माफी मांगता है। लेकिन तभी एमसी एक और दांव पेच लगाता है। वो एल्डर फैन से कहता है एल्डर क्यों ना आप हम दोनों के बीच एक मैच करवा दे, मुझे लगता है कि ये एल्केमी में मुझसे जीत नहीं पाएगा, तो शायद ये अपनी ताकत से मुझे हराना चाहता हो। यह सुनकर लिंग कियांग खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ में फाइट की तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। और फिर वो लुओ ताई को धमकी देता है याद रखना अगर अगली बार मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एल्डरफेन उन दोनों को एरिना में ले जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम दोनों के बीच कंपटीशन होगा। लिंग कियांग अपनी तलवार निकालता है और कहता है लगता है आज मेरी सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड खून चीखने वाली है। एमसी शांत भाव से पूछता है लगता है तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, क्या तुम उस काम पर पछता रहे हो जो तुमने किया था? लेकिन अगर तुम्हें पछतावा हो भी रहा है तो अब बहुत ही देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यह कहकर लिंग कियांग एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एमसी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपनी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है और कहता है आज यहाँ मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ एमसी इतनी तेजी से मूव करता है कि लिंग कियांग उसे देख भी नहीं पाता और वो हैरान होकर सोचता है इसकी मूवमेंट इतनी तेजी से कैसे हो सकती है। तभी एमसी उसके पीछे प्रकट होता है। इससे पहले कि लिंग कियांग कुछ समझ पाता एमसी उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। लिंग कियांग उसके एक भी हमले को झेल नहीं पाता और कुछ ही पलों में एमसी उसे वहीं पर ही मार डालता है। ये देखकर लुओ ताई सदमे में चला जाता है। एमसी मुस्कुराकर लुओ ताई से कहता है इस लाश को ले जाकर लिन फैमिली को दे दो और उसके हेड से कह देना कि मैं बहुत ही जल्दी उसकी लिन फैमिली को तबाह कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ एक और चौंका देने वाली बात होती है। एमसी कहता है हाँ एक और बात, जिस हत्यारे को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था उसकी लाश मेरे
पहले किंग फैमिली के माउंटेन पर पड़ी हुई है, उसे वहाँ से उठा लेना। वो मेरे पहाड़ को गंदा कर रहा है। यह सुनकर लुओ के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है क्या इसने उस हत्यारे को मार दिया है। तभी एमसी अपनी जानलेवा मल्ट्रेस ऑरा रिलीज करता है और लुओ से कहता है तुमने मुझे मारने के लिए हत्यारा भेजा था, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। एमसी की ऑरा इतनी भयानक थी कि लुओ डर से कांपने लगता है और सोचता है ये मुझे मार डालेगा। यह सब देखकर किंग वन मुस्कुराती है और कहती है लुओ हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए जाना जाता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम उसे इस तरह से डरा सकते हो। एमसी मन ही मन खुश होते हुए सोचता है जब से मुझे असुरा ब्लड लाइन मिली है तब से मेरी मल्ट्रेस ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। ये मुझसे ज्यादा ताकतवर लोगों को भी डरा सकती है। अब निंग एमसी के पास आती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता हमें मिले हुए कुछ ही समय हुआ है और तुम चौथे लेवल से छठे लेवल पर आ गए हो। तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर लगता है कि तुम आसानी से फास्ट सेट ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट सेट का नाम सुनकर एमसी की आंखों में चमक आ जाती है। वो भी काफी समय से उसे ज्वाइन करना चाहता था। निंग उसे एक बैच और 3000 सिल्वर कॉइन देती है और कहती है ये तुम्हारा एल्केमी का बैच है और ये तुम्हारी इनाम मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारा एमसी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की थी बल्कि इसलिए की थी क्योंकि तुम मुसीबत में थी। उसकी यह बात सुनकर निंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। निंग के जाने के बाद किंग वन एमसी को छोड़ते हुए पूछती है क्या कहते हो ये लड़की कैसी है। एमसी समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। किंग वन फिर से मुस्कुराते हुए पूछती है तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। यह सुनकर एमसी शर्मा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसकी इस रिएक्शन को देखकर किंग वन भी मुस्कुराने लगती है। अब सीन सिटी लॉर्ड के पास आ जाता है जहाँ निंग उससे बताती है कि एल्केमी टेस्ट किन्ने ने जीता है और वो वही लड़का है जिसने उसकी जान बचाई थी। सिटी लॉर्ड सोच में पड़ जाता है और कहता है मैंने सुना था कि उसके कल्टीवेशन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लगता है कि उसने दोबारा से रीस्टोर कर लिया है। उस शक रह जाता है कि इसमें किंग वन का हाथ है। वो अपनी बेटी को समझाता है बेटी तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो एक दिन तुम्हें भी धोखा दे सकता है, तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन निंग अपने पिता से कहती है पापा आप गलत कह रहे हैं, किंग वन सच में एक टैलेंटेड इंसान है। कहानी एक बार फिर एमसी पर फोकस करती है जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक पहाड़ पर आ चुका है। वो खतरनाक जानवरों का शिकार करके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो एक भेड़िए को मारकर उसका खून अपनी तलवार में सूख लेता है जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। उसे बहुत सारे भेड़िया घेर लेते हैं लेकिन हमारा एमसी घबराता नहीं बल्कि खुश हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। और वो एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है। वो समझ जाता है कि इन भेड़ियों का राजा आ गया है और दोस्तों उसके सामने एक विशालकाय सफेद भेड़िया खड़ा होता है जो कि व्हाइट किंग वुल्फ होता है। उसे देखकर एमसी भी हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। व्हाइट वुल्फ किंग सीधे एमसी पर हमला कर देता है। एमसी भी उस पर अपनी सेकंड फिल्म का इस्तेमाल कर हवा में उड़ने लगता है लेकिन वुल्फ उस पर एक पावरफुल एनर्जी बीम से हमला कर देता है जिससे एमसी मुश्किल से बच पाता है। वुल्फ दोबारा से हमला करता है और इस बार एमसी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी इतने क्रिटिकल सिचुएशन देखकर एमसी के मास्टर वापस तलवार से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। और वो अपनी एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे उसकी लेफ्ट साइड पर असुरा गोड की छवि दिखाई देती है। वो उस पावर को एमसी की बॉडी में डालते हैं। अचानक से एमसी को महसूस होता है उसकी पावर बॉडी टेम्परिंग के पीक पर पहुंच चुकी है। वो एक्साइटेड होकर कहता है मास्टर ये आपने क्या किया, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैं इस बीस्ट को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और दोस्तों वही होता है, एमसी अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो सिर्फ एक ही पल में उस व्हाइट किंग वुल्फ को ढेर कर देता है और उसे मार देने के बाद उसका सींग काट कर रख लेता है ताकि उसे अच्छी मेडिसिन बना सके। अब कहानी शाम के समय पर पहुंचती है। एमसी एक जानवर को पकड़कर खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है। वो देखता है कि एक बिस्ट मरा पड़ा होता है और उसके बगल में एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। एमसी समझ जाता है कि उस लड़की ने ही उस बिस्ट को मारा है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी इंजर्ड हो चुकी है। वो उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। एमसी उस लड़की के लिए अपने व्हाइट वुल्फ किंग के सींग का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन हीलिंग पिल बनाता है और उसे खिला देता है। जैसे ही लड़की वो पिल खाती है तो वो कुछ देर में होश में आ जाती है और तुरंत अपना हथियार उठाकर एमसी से पूछती है तुम कौन हो। एमसी घबराते हुए कहता है अरे ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मेडिसिन बना कर दिया है, अगर मैं नहीं होता तो तुम मरी जाती, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम मुझ पर हमला कर रही हो। लेकिन वो लड़की उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो अपनी चोट के कारण वहीं पर गिर जाती है। एमसी उसे सहारा देकर बैठाता है और कहता है तुम्हारी चोट अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब लड़की शांत हो जाती है और शर्माते हुए कहती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और लड़की एमसी की तारीफ करते हुए कहती है मानना पड़ेगा तुम काफी टैलेंटेड हो, तुमने जो पिल मुझे बना कर दी थी वो इतनी ज्यादा शानदार थी कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूँ। वो उससे पूछती है कि तुम किस शहर से हो और क्या वो फायर सेक्ट में शामिल होना चाहता है। एमसी बताता है कि शोर सिटी से है और वो अपनी मेहनत के दम पर फायर सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता है।
लड़की उसकी बात से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी चॉइस की तारीफ करती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि फायर सेक्ट साल में सिर्फ एक ही डिसाइपल को चुनता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे मुकाबला कर पाओगे? एमसी पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मुझे अपनी ताकत पर पूरा यकीन है कि मैं फायर सेक्ट ज्वाइन कर लूंगा। वो लड़की उसे बताती है कि 3 दिन बाद सिटी में वे लोग एक और नए डिसाइपल को भर्ती करने के लिए आ रहे हैं। फिर जाते जाते वो कहती है, हाँ मैं तो अपना नाम बताना भूल ही गई, मेरा नाम हान है, अब मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। एमसी उसके नाम को याद करते हुए सोचता है, तो इसका नाम हान है। मानना पड़ेगा ये लड़की काफी दिलचस्प थी। और दोस्तों इसी दिलचस्प मोड़ के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या हमारा एमसी फायर सेक्ट में शामिल हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।